बहुत सारी बातें बताई और ये भी बताया कि ब्राह्मणवाद क्या होता है। अम्बेडकरवाद वो देसी घी है जो गधों को समझ में नहीं आता और कुत्तों को वो पचता नहीं है। तो ये अम्बेडकरवाद कड़वा जरूर है, देसी घी की तरह उन्होंने बताया कि कड़वी बात जरूर है। अभी लोधी जी को जिस तरह से उन्होंने सच्चाई का बखान किया है और जिस सच्चाई को बोलने की वजह से जिसको सब जनता ने पसंद किया और कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा खराब लगा, उन्हें लगा कि हमारी व्यवस्था आगे चल के कहीं बिगड़ ना जाए, तो उन्हें वहाँ से पार्टी से निष्कासित कर दिया। निश्चित तौर पे वो 10 बार बुलाएंगे, आगे निश्चित तौर पर 10 बार बुलाएंगे, वो न्योहरे करेंगे आगे चल के, मुझे ऐसा लगता है। मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मानवर रामचंद्र जी परमार साहब से निवेदन करूंगा वे आएँ और अपनी बात रखें। मानवर रामचंद्र जी परमार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ दिल्ली। मानवर रामचंद्र जी परमार आए और अपनी बात रखें। उनसे निवेदन है कि, और आने वाले वक्ताओं से भी निवेदन है कि कुछ सब्जेक्ट यहाँ लिखे हुए हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा बोलें तो अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी जो हमारे विषय रखे गए हैं, विषय के बारे में सब लोगों ने कहा है कि शासक जातियों द्वारा हमारे लोगों का दूरीकरण करना, और भी विषय हैं इसमें। तथाकथित आज़ादी के 75 साल बाद भी मूल निवासी बहुजन समाज गुलाम एवं लाचार क्यों हैं, ये जो विषय हैं इसमें हमें सबको अध्ययन करना चाहिए। एक शासक सकारात्मक विश्लेषण, ये सामाजिक दूरीकरण ये होना ही था, और उन लोगों ने क्यों किया, ये हमारे लोधी जी ने और भी हमारे वक्तागणों ने कहा है, वो सामने दिख रहा है। और अभी लोधी जी ने बहुत अच्छी बातें आपके सामने कही, खुद उसमें थोड़ा सा याद आ गया तो कुछ बोल देता हूँ, फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। कि सच बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर सच बोलते हैं तभी तो इतने लोग हैं, झूठ बोलते तो भर जाता। मेन चीज तो यही है ना, सच। दूसरा कड़वा, हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं दिल्ली से, कड़वी चीज गोली का कहा है। और कोई भी व्यक्ति मरीज हो या बच्चा कोई मरीज हो, उसको जब इंजेक्शन लगाने के लिए कोई माँ बाप या परिवार का कोई व्यक्ति तैयार होता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको इंजेक्शन लगा लो, क्या वो आसानी से इंजेक्शन लगवा लेता है? कड़वी चीज कोई आसानी से खा लेता है? पर अगर गलती से जबरदस्ती पकड़कर पैर को दबाकर परिवार वालों ने और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, वो जितनी भी गालियाँ जो बोलना है वो बच्चा बोल देगा, पर लेकिन 3 दिन बाद जब वो खेलने जाएगा तब कहेगा इंजेक्शन तो बहुत जोर से दिया था पर मैं ठीक हो गया, यही कहेगा ना वो। और कड़वी गोली खाने वाला कभी भी बीमार नहीं होता, ये बहुत अच्छी प्रेरणा है हमारे लोगों के बीच में। अब ये जो समाज को गुमराह किया गया, समाज को किस तरीके से गुलाम बनाया गया, ये सीधी सी सामने बात है। कि मैं फिर थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1942 में श्रम मंत्री थे, ब्रिटिश शासनकाल यानी अंग्रेजी शासनकाल में, तो उनने जो कानून मजदूरों के पक्ष में
निर्णय जो 12 घंटे ड्यूटी की जगह 8 घंटे करना, ऐसे अन्य प्रकार के बात उनने छुट्टी उट्टी सब बारी बातें रखी। तो उस समय क्या हुआ कि जब पहले मनुस्मृति जो कानून था उसमें हमारे SC ST OBC के लोगों को मांगने की पात्रता नहीं थी, मांगने का अधिकार ही नहीं था। जो वो देते वो ले जाना, दिन भर काम करना, 12 घंटे काम करना, पर जो देते हैं वही लेके जाना। अगर आपने मांगा तो आपकी पिटाई कर देते। ये आप पीछे जाइए थोड़ा, आप हमारे पिताजी से या दादाजी से ज़रा पूछो कि हमारे दादाजी और पिताजी के साथ में क्या हुआ। आज हम बड़े माइक पे बोलने लग गए, बेल्ट लगा लिया है, ये सब बन के बैठ गए। ये बहुत लंबा मामला है, आप लोग सब लोगों ने कहा है, इस बात को आप समझते हैं। तो 1942 में जब बाबा साहब ने ये व्यवस्था निर्माण की, हमारे भारत के प्रत्येक सेक्टर में काम करने वाले, शक्कर मिल में, कपड़ा मिल में, धागा मिल में, है ना, और जहाँ जहाँ भी कपास मिल में, जहाँ भी काम करते थे हमारे लोग ही काम करते थे, क्योंकि गुलाम थे। तो मांगने का अधिकार नहीं था। और उसके बाद में क्या हुआ कि उनने जो व्यवस्था निर्माण करी डॉक्टर बाबा साहब ने, उनको अब दिन की मजदूरी का पैसा उनको देना होगा, ऐसा भी उनने तय किया। अब मजदूरी देना होगी तो मजदूरी देंगे तो उसकी जेब में पैसा जाएगा, और जब पैसा जाएगा तो इकट्ठा भी होगा। तब मनुवादी द्वारा जो ब्राह्मण बोलते हैं, इन्होंने व्यवस्था निर्माण की अपनी। क्या कहा, आज इसकी जेब में पैसा होगा, ये तनख्वाह महीने की, 10 दिन की जो भी है, इनको तनख्वाह मिलेगी, पैसा जेब में होगा, ये हमारी गुलामी नहीं करेगा। इसलिए उनने एक व्यवस्था निर्माण की। क्या व्यवस्था निर्माण की कि तू चाहे जितना भी पैसा कमा ले तो ही हार होगी। क्या कहा था उनने, तू चाहे जितना भी पैसा कमा ले तो ही हार होगी। अब हमारा आदमी समझ ही नहीं पाया कि ये क्या बोल रहा है। उनने बोला तो ही हार होगी, और आपने मान लिया कि त्योहार आ गया। क्या आ गया, त्योहार आ गया। और त्योहार के दिन, जैसे त्योहार आता है, दिवाली, दशहरा, जो भी आप जानते हैं, जितने भी त्योहार आपके कार्यकाल में, सालों में आते हैं, वो सारा पैसा पत्नी जब तैयार रहती है घर में, पति कमा कर लाता है और सीधा दिवाली के दिन मार्केट में चला जाता है और सारा क्या खरीद के लाता है, महंगा से महंगा कपड़ा, कागज़ के फूल, नकली फूल, असली फूल, कपड़ा, जो भी लाना है, तेल ले आया, बाती ले आई। क्या हुआ, सारा 10,000 का करीब करीब सामान लेकर आया। ज़्यादा लाया होगा, पर 10,000 गरीब से गरीब 5,000 रुपये का सामान लाता है। और रात को व्यवस्था नहीं हो तो सेठ के यहाँ खड़ा रहता है और बोले कि साहब मुझे तो देना ही पड़ेगा, त्यौहार है, बच्चे सब तैयार बैठे हैं, त्यौहार कैसे मनाऊंगा। वो 5,000 रुपये बनिए के यहाँ जाकर दे देता है और वही सामान घर पे लाता है। 2 दिन बाद में शाम को ही सुबह वो कागज़ के फूल झड़ जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, तेल जमीन पे दीपक में लगा के जलाते हैं, वो कुत्ते चाड़ जाते हैं, फटाके फोड़ देता है। कपड़े एक दिन पहनता है जिसे उसके घर में कपड़े नहीं थे, पर लेकिन बनियों को पैसा दे रहा। 5,000 रुपये का सुबह जब ख़त्म होता है तो पड़ोसी के यहाँ भी तेल लेने जाता है कि सब्जी का पैसा नहीं है, तेल दे दो, तेल नहीं है घर में। तो 5,000 रुपया गरीब से गरीब और बड़ा ज़्यादा वाला खर्च करता है। मुझे ये बताइए कि जो पैसा उनने त्यौहार के दिन खर्च किया, क्या जीत हुई क्या हार हुई? तो ही हार। हाथ ऊंचा करके 1-2 बताइए, हार हुई कि जीत हुई? हार हुई ना। उनने गलत बोला क्या? वो सही बोल रहा है, हम गलत समझ रहे, हम उसकी बात को मान रहे हैं। तो इसने उसी दिन कहा कि तो ही हार होगी। हमने त्यौहार मान के सारा बनिया को दे दिया, जेब खाली हो गया, घर में कुछ भी नहीं है। फिर 2 महीने तक कहीं काम करेंगे जब व्यवस्था निर्माण ढंग से धीरे धीरे होगी। दूसरे तीसरे दिन धनतेरस आ जाती है। अब धनतेरस का मतलब भी समझा देता हूं, जब बात आई है या प्रश्न रखा गया है तो समझा ही देते हैं कि धनतेरस के दिन हमारा आदमी धन खरीदने जाता है, बनिया उसी दिन दुकान लगाता है, दुकान खोल के बैठता है, सोना चांदी आदि आदि सामान अलग अलग दुकान होती है।
तो अगर धन की पूजा आप, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में चांदी का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा अगर 1 ग्राम 2 ग्राम या छोटा भी होगा, आप उस दिन उसको संभालोगे और ढूंढोगे, आज पूजना है, आज धन को पूजना है। तो अगर धन को ही पूजा जाता तो बनिया उस दिन बेच क्यों रहा है? धन को ही पूजा जाता तो आप तो बेच नहीं रहे, किसी को दे नहीं रहे, और वो पूज रहा है, वो बेच रहा है। दूसरा, वो कहता है सोना खरीदने, चांदी खरीदने, जो भी ये लेने जाते हो, तब वो दुकान पे उनके लोग खड़े रहते, कहते हैं आइए आइए आइए, ये सेठ जी दुकान आइए, तेरे से तो धन लेना, धन तेरे से, आइए धन तेरे से, आइए ना सर, धन तेरे से। अब आप समझ ही नहीं पा रहे, वो कागज के टुकड़ों को धन बोल रहा है, जो भारत सरकार ने ठप्पा लगा रखा। जो लोहे का सिक्का 5 रुपए का 10 रुपए का, अगर मैं कह रहा हूँ बोरा भर के चले जाओ, अगर सोने की दुकान पे अगर वो सोनार नहीं दे, आपको सोना दे देगा कि नहीं देगा? लोहे के सिक्के जो 5 रुपए के 1 रुपए के, एक बोरा भर के ले जाओ 1 लाख रुपए का, और जाकर कहोगे मुझे सोना चाहिए इतना, इसमें जितना आ जाता, क्या मना करेगा वो? तो वो धन किसको बोल रहा है? उस लोहे को, उस कागज के टुकड़े को जो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने सिर ठप्पा लगाया, वो उसको धन बोलता है। और आप धन किसको बोलते हैं? जो अंदर पड़ा उसको। तो धन तेरे से लेना है और बिल्डिंग मेरी बनना है, और फिर वो धन बेचने के लिए गिरवी डालने जाओगे, फीस 25% उसमें से खत्म हो जाएगा। हार हुई कि जीत हुई? तो ये उस पर हम बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं आगे। मेरा क्या है, मजदूरों से संबंधित ज़्यादा जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं उसी से ट्रेड यूनियन से ही काम कर रहा हूँ। आप बताइए कि कितने लोग ट्रेड यूनियन को जानते हैं? ट्रेड यूनियन कितने लोग जानते हैं? कि नहीं जानते? एक ही दिख रहा मेरे को, 2। इसका मतलब कि भारत में ट्रेड यूनियन होने के बाद 75 साल में आज तक पता नहीं है। 1926 एक्ट से लागू हुआ तब भी पता नहीं है, अभी वर्तमान में भी पता नहीं है। तो फिर गुलाम तो रहोगे ना भाई, आज़ादी कैसे मिलेगी? मजदूर बन के गुलामी तो काम करना पड़ेगा। तो उस दिन के बाद में बाबा साहब ने, जब इंग्लैंड में 1914 और 15 में मजदूरों का एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के तहत वो आंदोलन भारत में आने वाला था, और उस आंदोलन को अगर मजदूर का वो आंदोलन भारत में होता तो आज हमें यहाँ मंच पे बोलने की आवश्यकता नहीं होती, और ये आपको और सब लोगों को परेशान नहीं होते, ना आपको परेशानी झेलना पड़ती। परंतु वो जो आंदोलन भारत में आया, वो कम्युनिस्ट द्वारा सीधा कलकत्ता में ले जाकर बैठ गए। समय कम है, बता पाऊंगा नहीं, क्या करेंगे? अधूरी जानकारी देना तो वो आदमी कर नहीं पाएगा। चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो आपके बीच में 1948 अधिनियम 1948, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 एक कानून बना पहले 1926, और वो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 मनुवादी द्वारा लागू किया गया। अगर आप ये कहेंगे कि ये लागू कैसे गए, तो भारत में आपके मजदूर कर्मचारी संघ, कर्मचारी बोलो, मजदूर बोलो, श्रमिक बोलो, ये तीनों एक ही होता है, पर लेकिन 3 भाषा में बोला जाता है। इसलिए क्या होता है कि हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करते, अलग अलग आंदोलन करते, तो लोग उसके अंदर जाते नहीं। ये मजदूरों का है, ये श्रमिकों का है। इसी तरीके से भारत में 12 ट्रेड यूनियन है, 12, और भारत में लाखों यूनियन है पंजीकृत। मध्य प्रदेश में 4,500 यूनियन है, पर मजदूरों की दुर्दशा वहाँ की वहीं है। और ये सारी यूनियन कांग्रेस, बीजेपी आदि आदि संघ पार्टियों की हैं, और उन्हीं के ट्रेड यूनियन बनाकर भारत के मजदूरों का नरसंहार किया जा रहा, गुलाम बनाया जा रहा। तो ये जो बताइए कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 इन 12 ट्रेड यूनियन के होते हुए बनाया गया, 12 यूनियन के होते हुए बनाया गया, उन्हीं की सहमति से बना, तो फिर मजदूरों का नुकसान क्यों हुआ? अभी 29 कानून खत्म हो गए, पूरा भारत में प्राइवेटाइजेशन हो गया। मोटी मोटी बात करके बंद करना पड़ेगा जल्दी मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो ये 12 यूनियन ने भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 लागू करा। तो न्यूनतम का मतलब होता कम से कम,
हमारे जज साहब बैठे हैं, सर न्यूनतम का मतलब कम से कम ही होता है। अब 12 यूनियन मिलकर बोलती है कि कम से कम, यानी 4 आदमी 4 रोटी की भूख जिस आदमी को हो उसे 2 रोटी दी जाए, ये इसका मतलब होता है। तो जिसको 2 रोटी दी जाएगी वो दिन भर काम करेगा तो उसका ध्यान ऐसे कार्यक्रमों में सुनने के लिए होगा, पढ़ाई के लिए होगा कि दिन भर रोटी की तरफ होगा, रोटी की तरफ ध्यान होगा, है ना। तो वो ऐसी व्यवस्था निर्माण करी। जो मनुस्मृति पहले था, मांगने का अधिकार नहीं था, इसी तरीके से न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 उसके दायरे बराबर लेवल पर लाया गया। आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो ये 12 यूनियन होने के बाद भी इन लोगों ने एक भी शब्द नहीं किया और ये यूनियन कानून बनाया, उसमें सांसदों ने भी सहमति दी और 12 राष्ट्रीय महासचिव, 12 राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर ये निर्णय लिया। और वहाँ श्रम मंत्री भी होगा, श्रम सचिवालय में श्रम सचिव भी होगा। उसके बाद उसको हस्ताक्षर करके राजपत्र जारी करके भारत में 1948 के अंतर्गत इनको इतनी तनख्वाह दी जाए। उसके बाद भी कितनी तनख्वाह मिलना चाहिए मजदूर को? न्यूनतम के आधार पर कम से कम 10,500 तगारी तोकने वाले को, तो उसको 10,500 रुपये महीना मिल रहा नहीं मिल रहा। स्कूल में काम करने वाली, झाड़ू पोता करने वाली, ऐसे कई लोग हैं। पेट्रोल पंप पे काम करने वालों को मिलना चाहिए 12-14,000, उनको 6,000 रुपये मिल रहा है। चौकीदार को मिलना चाहिए 14,000, उसको कितना 6,000-7,000 मिल रहा है। आखिर न्यूनतम वेतन के बाद भी एक रोटी दी जा रही है और उसको अभी तक पता नहीं है। जबकि उस मजदूर के पक्ष में 125 से ज़्यादा कानून बाबा साहब ने बनाकर दिए हैं उसकी रक्षा के लिए, पर लेकिन उसको आज तक पता नहीं। जो 2 आदमी ने हाथ ऊंचा किया, इससे पता चलता है कि कितने लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए, ये नहीं है। तो ये जो भारत में यूनियन काम कर रही है, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का यूनियन है BMS, भारतीय मजदूर संघ। सुना होगा आपने, भारतीय मजदूर संघ। आज की तारीख में 3,73,00,000 मेंबरशिप उनकी है और वो भी जाली मेंबरशिप है। अपनी जेब से पैसा दे के ऑडिट करवा कर रजिस्ट्रार के यहाँ पेश करके श्रम मंत्रालय में बैठे हुए हैं नंबर 1। बाकी 11 यूनियनों की मेंबरशिप कम है और वो वहाँ पर बैठे हैं। क्या निर्णय ले रहे? 29 कानून खत्म। पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन, मजदूर 2020 के अंदर कितने लोग मर गए, क्या क्या हुआ, बहुत सारी जानकारी देना चाहिए, पर लेकिन समय कम होने की वजह से भी नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो यूनियन है, इस यूनियन को खत्म करके राष्ट्रीय मूल निवासी जो हमारा अपना जो यूनियन है, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ 2013 में इसका पंजीयन हुआ। तो हमें इसको मजबूत बनाना है। अगर इसको मजबूत बनाने हैं के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो आपके ज़िले का कोई लीडर निकलना पड़ेगा। दूसरा, उसकी 220 रुपये प्रति 1 साल में पहली मर्तबा उसकी मेंबरशिप होगी, फिर हर साल 110 रुपये उसको देना है। अगर हम लोग 4-5 करोड़ मेंबरशिप अगर भारत में कर लेते हैं तो हम 13वें नंबर पर भारत के श्रम मंत्रालय में जब पहुंचेंगे तो क्या विपक्ष बन के बैठेंगे कि नहीं? विपक्ष बन के बैठेंगे कि नहीं? तो हम उन 11 के या तो 12 में से 11 रह जाएंगे, या फिर हम 13वें हो जाएंगे, या फिर हम 12वें हो जाएंगे। उस दिन भारत के अंदर हम समान वेतन, समान अधिकार, भारत में प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार उनको मिलना चाहिए। चपरासी को 40,000 45,000 की तनख्वाह मिलती है, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसी पहल हमको करना पड़ेगी। तो ये हम लोग कब करेंगे? जब तक हम लोग मेंबरशिप नहीं कर सकते तब तक हम लीडरशिप नहीं कर सकते। कौन से लोग मेंबरशिप करेंगे? तगारी दिहाड़ी मजदूरी, कंपनी में काम करने वाले, आंगनवाड़ी में काम करने वाले, टेलीफोन में काम करने वाले, आपके अस्पताल में काम करने वाले और आंगनवाड़ी वाले, और आपके जो दुकानों पे काम करने वाले, वॉचमैन, जितने भी अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं उनकी मेंबरशिप करके उनकी लीडरशिप करना है। और उसके बाद ही हम लोग उसकी आज़ादी की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है कि हम एक न एक दिन कामयाब होंगे। और इसके बाद में एक और बात में याद आ रही है, जाते जाते बोल ही देता हूँ। किसानों के बारे में यहाँ पे कितने किसान है? हाथ ऊंचा कर दे, 2-4 हो तो। आप किसान पे एक बात याद आ गई है, नीलाम होती है एक आपकी फसल, इस पे भी ये शब्दों पे हमें शब्दों को वार करना, शब्द के खिलाफ जाना है। नीलाम, जब फसल आपकी पक जाती है और पक कर जब बेचने जाते हैं तो वहाँ मंडी के अंदर अनाउंस होता है, किसान भाइयों सावधान हो जाओ, आपकी फसल नीलाम होने वाली है। यही बोलते हैं ना? और कुछ बोलते हैं? यही बोलते हैं ना? तो ये बताइए कि नीलाम किसकी होती है? जिसका लोन लिया और मकान प्रॉपर्टी वगैरह नीलाम कर दे,
वो अपमानितजनक शब्द है। अगर नीलाम होता है तो उसको बहुत शर्म आती है कि मेरा आज पैसा नहीं भर पाया, ज़मीन नीलाम होगी, मकान नीलाम होगी, प्रॉपर्टी नीलाम हो गई। तो ये जब फसल आपकी खुद बोते हैं और इसको नीलामी शब्द का उपयोग करते हैं, इसके खिलाफ भी आप लोगों को जाना चाहिए। आपके बहुत अच्छे नेता आपके क्षेत्र में हैं, अभी जो आपके सामने बात करके गए हैं, ऐसे लोगों के साथ में रह के कुछ शब्दों पे भी वार करिए ताकि हम बच सकें और अपनी व्यवस्था सही तरीके से, हमारा अपमान नहीं हो, ऐसी व्यवस्था निर्माण करना चाहिए। और अभी देश में कुपोषण, एक लाइन और है, कुपोषण 38% लोग बच्चे हैं भारत में। तो ये किसके बच्चे हैं? ये सब हमारे बच्चे हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी। एक इस चीज़ का भी ध्यान रखो कि जहाँ जिस ज़िले में कुपोषित पाया जाता है, कुपोषित का मतलब होता है भूखमरी, जो भूखा आदमी होता है, भूखा बच्चा, उसको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, उसको बोलते हैं कुपोषण। तो कुपोषण से अगर बच्चा पाया जाता है, 2-4 केस, 5-10 केस आंगनवाड़ी में जाके ले लो, रिपोर्ट बना देंगे। डॉक्टर साहब जानते हैं कि एक रिपोर्ट बना देंगे, इसमें खून की कमी, ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, लिख देंगे। और उससे पूछ लो कि ये काहे की वजह से होता है, तो बोले इसको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ जिस जिले में भूखमरी से बच्चे अगर तड़प रहे हैं, कुपोषित बच्चे की रिपोर्ट आती है, तो कलेक्टर के पास में स्टार नेशनल फंड होता है, जिसको बोलते हैं भूखमरी कोष। अगर उसके जिले में भूखमरी कोष, स्टार नेशनल फंड होने के बाद भी अगर 2 बच्चे में भी भूखमरी या रिपोर्ट पाई जाती है, मैं दावे के साथ कहता हूं जज साहब यहाँ बैठे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। होगा साहब? पर ये कौन करेगा? मैं तो कल चला जाऊंगा, सब चले जाएंगे, किसी के हाथ में लेना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति के हाथ में कमान लेना पड़ेगी। और जागरूक व्यक्ति ही अपनी लड़ाई लड़ सकता है। घर की जिम्मेदारी लेते कि नहीं आप? घर की जिम्मेदारी का मतलब होता पति, पति का मतलब होता पद, पद का मतलब होता घर की जिम्मेदारी, जैसे राष्ट्रपति और घर का पति, ये पद हैं। और जिम्मेदारी जब घर की है तो एक समाज की जिम्मेदारी ले लो, समाज की लेने के बाद में देश के लोगों की जिम्मेदारी ले लो। ज़्यादा नहीं तो जितना भी बन सके इतना काम करिए, तो हो सकता हम कामयाबी पे पहुंच सकते हैं। और आज अभी मैं नंबर दे देता हूं, मेरा 94071। आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आए, पुलिस से लगा कर कहीं भी ट्रांसफ़र करना, रुकाना हो, कोई परेशान कर रहा है, नौकरी में प्रताड़ित कर रहा है, 1 मिनट में मुझे फ़ोन लगाइए, आपका काम चुटकी में मैं करके दूँगा। और कोई भी ज़मीन जायदाद से परेशान हो, हमारे लोग प्रताड़ित हो, उसे मुझे वकील के पास जाने से पहले मुझे ज़रूर फ़ोन कर लेना, ताकि आपका पैसा बच जाए। 9407165943। जय मूल्यवासी, मेरी बात को आपने सुना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी परमार साहेब। आपने बहुत सारी बातें ट्रेड यूनियन के बारे में, किसानों के बारे में, कुपोषण के बारे में, बहुत सारी बातों से हम सबको जागरूक किया। धन्यवाद।